हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने कल कुछ यानी कि उससे पहले हम पढ़ाए थे कुछ प्रॉपर्टी यानी कि कुछ आवश्यक गुण बताए थे, यानी जो जैसे कि रासायनिक गुण क्या होता है, उसके बाद जो है कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे ना। नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है मटेरियल साइंस में इसका कुछ पार्ट है। उस पार्ट का नाम, उस टॉपिक का नाम है कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन, और फिटवा लोहा यानी कि फिटवा लोहा क्या होता है और कच्चा लोहा क्या होता है, उसी के बारे में आज हम आप लोगों को विस्तार बताएंगे। ठीक है, पहले नंबर हम इस थ्योरेटिकल के अनुसार चलते हैं। तो आप फिगर जो है हम बनाए हैं, ये फिगर हमारा कच्चे लोहे का है। ठीक है, तो उसी के जो है कि ये उसी के अनुसार ये बताया गया है। ये फिगर आपको बताएंगे। पहले समझ लेते हैं कच्चे लोहे क्या होते हैं। ठीक है, आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहला नंबर ये चीज़ें जो पढ़ने से पहले कोई चीज़ें रहता है पढ़ाया जाता है, उससे पहले नोट डाउन किए रहते हैं। नोट डाउन करते समय नोट डाउन करते, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं कोई चीज़ें तो आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें अगर टॉपिक नहीं समझ में आती है वो आपको नोट डाउन किए रहेंगे तो दोबारा देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कच्चा लोहा क्या होता है। ठीक है, बेसिक रूप से कच्चे लोहे का आयस्क जो होता है सबसे अधिक यानी कि सबसे पहले कच्चे लोहा प्राप्त होता है। और कच्चे लोहे को हम चूना या जैसे आयस्क होते हैं इसमें चूना पत्थर के साथ पिघलाकर प्राप्त किया जाता है। और यह हमारा जो कोक लोहे होते हैं यह अयस्क के आवश्यकता के उष्मा व अपचयन की प्रक्रिया को ऑक्सीजन के साथ साथ संयोग करता है तथा कच्चे लोहे का जो हमारा कच्चा लोहा होता है उसमें राख की मात्रा जो होती है कम होती है और फास्फोरस व गंधक रहित कर देता है, जिससे अनुसार चूना के पत्थर एक फ्लक्स का काम करता है जो अशुद्धियों को अपने साथ क्या करता है वह बहा ले जाता है, जिसके कारण वह कच्चा लोहा आसानी से एक कीक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी में जो है कुछ कच्चे लोहे का कुछ उत्पादन के प्रोसेस हैं। आइए उस पर हम आपको बताते हैं। जो हमारा कच्चा अयस्क होता है वह बेसिक रूप से उत्पादन की 3 अवस्थाएं में पाई जाती है। पहला अवस्था क्या होता है, लौह अयस्क का प्रसाधन। और दूसरा होता है क्या, दूसरा हमारा भर्जन तथा निष्पादन होता है। और थर्ड हमारा क्या होता है, प्रगल, जिसे बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इस पर हम जो टॉपिक इस पर है कुछ उस पर बात हम करेंगे। ठीक है, तो पहला है लोहे का प्रसाधन। लिख लीजिए, लोहे के प्रसाधन क्या होता है। लोहे के प्रसाधन वह होता है जो लौह आयरन होता है जो कि खानों से प्राप्त होता है। बड़े बड़े खंडों के रूप में इसे पाया जाता है, जो हमारा तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तन किया जाता है, जिसके अनुसार उससे इन्हें हम जल की धारा से धोया जाता है, जिससे हमें लोहे के अयस्क का उपस्थित का अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या, रेत हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया आदि जो ये पृथक मिलते हैं, इन अशुद्धियों को अलग अलग करके क्रिया को संधारण कर देते हैं, जिसके कारण यह लोहे का प्रसाधन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट लोहे का प्रसाधन है। ठीक है, अब सेकेंड इसमें क्या आता है, सेकेंड जो होता है मेरा भर्जन तथा निष्पादन। ठीक है फ्रेंड, यह जो होता है यह क्या करता है, यह ड्रेसिंग के रूप में लोहे का अयस्क की ज़्यादातर अशुद्धियों को अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण वह भर्जन तथा निस्तारण
किया जाता है, जिसके लिए भर्जन की क्रिया के अंतर्गत अयस्क के वायु की उपस्थिति के गलनांक बिंदु से नीचे गर्म कर दिया जाता है। ये जो हमारा गलनांक होता है उसके नीचे क्या करता है, गर्म कर देते हैं, जिसके अनुसार हम अशुद्धियों को एक करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह भर्जन की क्रिया के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में हमेशा गलनांक से बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है, जिससे सल्फर, आर्सेनिक इत्यादि अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है और अयस्क की ऑक्साइड में बदला जा सकता है, जिससे कि इस प्रक्रिया के अयस्क को इतना गर्म किया जाता है कि वह पिछले नहीं, जिससे फलस्वरूप अयस्क को गैसीय तथा वाष्पशील पदार्थ पृथक हो जाता है, जिससे फलस्वरूप हम किसी भी गर्म किया जाता है अयस्क, तो इस पर गर्म किया जाता है उस मटेरियल को, इसे हम फिसलते हुए नहीं देखा जाता है, तब उस क्रिया को हम या भर्जन कर देते हैं, जिसके अंतर्गत या निष्पादन हो जाता है। और इसमें थर्ड क्या है, थर्ड एक है प्रगलन। अब इसमें ये मैकेनिकल पार्ट में आता है। अब इसमें जो है प्रगलन क्या होता है, प्रगलन की क्रिया क्या होती है, या इसके अंतर्गत अयस्क को वत्स के भट्टी के यानी कि वत्स से भट्टी के पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। जो हमारा भट्टी होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें जो एक कच्चा लोहा होता है उसको पिघलाया जाता है, जिसकी इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट एक जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ें हैं, कोई इक्विपमेंट बनाना हुआ, लोहे को जैसे दूसरे फंक्शन में चेंज करना हो, बनावट उसी कैसे करेंगे, वो तो वस्त भट्टी को लगभग 30 मीटर उस वस्त भट्टी को लगभग 30 मीटर ऊंची सतह पर हम 6 से 10 मीटर व्यास की इस्पात की चादरों की बनी होती है, जिसके भीतर तथा अग्नि की ईंटों से बनाई जाती है, जो काफ़ी उष्मा यानी कि उच्च तापक्रम में सहने की क्षमता रखती है। इस प्रक्रिया को इसी अनुसार हम कोई भी मटेरियल बनाने का या उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रक्रिया के इस भट्टी को सबसे ऊंचे हिस्से में ईंधन का प्रयोग यानी कि केक का प्रयोग अयस्क को डालने का एक रास्ता होता है, जिससे इसे चार्जिंग डोर कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं, इसे चार्जिंग डोर। अब जो चार्जिंग डोर होता है यह नीचे के स्थान पर शूट कर दिया जाता है, जिसे शूट कर दिया जाता है, जिसके उपरांत यहाँ भट्टी के अंदर की गैसें जो होती हैं यह हमारा धूल के सहारे जो है ये बाहर निकल जाती है, जो भट्टी के अधिकतम व्यास तथा कंठ के बीच का व्यास जो होता है यह स्टेक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड। और इसमें जो ऊंचाई 15 मीटर तथा उससे भट्टी का स्टॉक तथा जो उसके बीच का निचला सिरा होता है, निचला भाग होता है, उसे बोलते हैं हर्ष यानी कि क्रिस्टल्सन, और वह इसमें पिघलाकर लोहे तथा धातु मल को एकत्रित कर देता है। अब देखते हैं हम इस प्रक्रिया यानी कि इस प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कैसे इसका प्रोसेस काम करता है। ठीक है फ्रेंड। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा ये एक प्रकार से भट्टी है, जिसमें आपको बताएंगे कि ये कैसे प्रोसेस इसका चालू होता है। ठीक है। तो आइए इस फिगर पर आपको विस्तार से बताते हैं। जो हमारा वस्त भट्टी होता है, इसकी ऊपरी हिस्से सर्वप्रथम लोहे अयस्क और चूना पत्थर तथा कोक को उपयुक्त अनुपात में डाला जाता है। ये जो हमारा होता है ये क्या करता है, यह प्रथम लोहे अयस्क चूना पत्थर तथा कोक से उपस्थित अनुपात में डाला जाता है, जिसके उपरांत में यह कोक होकर अपनी क्रिया को चार्जिंग करता है, जिसके ऊपर से डाला गया चार्ज धीरे धीरे कंठ से होकर नीचे स्टैक में आ जाता है, जिससे नीचे जो है हमारा स्टैक में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप
हम इस स्टैक भट्टी का तापमान नीचे से ऊपर की ओर और जो कि नीचे की ऊपर की ओर क्या करता है, बढ़ता है, जो कि हमारा यह बांस से यह होता है, एक ब्रास होता है जिसके ऊपर की भट्टी के ऊपरी परत को वायु से नाजुल में लगे होते हैं, जिससे वायु के तेज झोंके का प्रवाहन किया जाता है, जिसके उपरांत यह सूक्ष्म हवा के झोंके का ट्रूयर द्वारा भट्टी के अंदर भेजा जाता है और यह हवा जो है हमारा गर्म होकर कोक के साथ मिलकर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है तथा फिर अधिक ऊष्मा प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और ये दोनों गैसें लौह ऑक्साइड का अपचयन करता है तथा धीरे धीरे भट्टी के निचले सिरे यानी कि धीरे धीरे भट्टी का जो निचला सिरा होता है वह हमारा तापमान लगभग 1500 सेंटीग्रेड, कितना 1500 सेंटीग्रेड, इसका जो तापमान रहता है वह 1500 सेंटीग्रेड, जो निचला भाग होता है यह 1500 सेंटीग्रेड तक पहुंचाया जाता है, जिससे लौह का अयस्क पिघलकर इस हिस्से में लोहे तथा धातु मल को एकत्रित हो जाता है, जिसमें कि ये लोहा होता है, लोहे का जो धातु मल होता है वो हमारा क्या करता है, एकत्रित हो जाता है, जिसके उपरांत यह पूरे अशुद्धियों को बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक, अब इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है, जिसके उपरांत आपका रासायनिक अभिक्रिया मालूम होना चाहिए। इसका रासायनिक अभिक्रिया आप लोग लिख लीजिए, कहीं कहीं पूछता है। इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है 3Fe2 लिखते चलिए 3Fe2O3 प्लस O3 प्लस C इक्वल टू 2F O4 प्लस CO। ये क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। किसकी रासायनिक अभिक्रिया है, यह अयस्क होता है यानी जो भट्टी है इसका रासायनिक अभिक्रिया की जाता है। ठीक, तो ये लिख लीजिए, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पूछता भी है, इससे आप लोग मालूम होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया को, फाइन और ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और सेकंड में सॉल्व करेंगे Fe2 नोट करते चाहिए, Fe2O4 प्लस C प्लस प्लस 4C और उसके बाद Fe प्लस 4CO। ठीक, ये हमारा निकल आ गया। अब आइए नेक्स्ट जो होता है हमारा, यह कैसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया में, जिसकी की रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है। ठीक, तो अब आइए आप लोग आगे बताते हैं। जो हमारा ये भट्टी के बांस से जो ब्रास से होता है वह एकत्रित में पिघलाए लोहे को ड्राइपिंग से बाहर निकालता है तथा जो होता है मल होता है वे हमारा स्लैंग छिद्र से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार के जो हमारा कच्चा लोहा होता है वह हमारा ठोस रूप में डाल लिया जाता है, जिन्हें हम फिंग कहते हैं। ये हमारा क्या है, यह हमारा फिंग ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमारा फिंग का जो है फंक्शन हुआ। ठीक, अब हम आइए नेक्स्ट आप लोग बताते हैं कि फिटबल लोहा क्या होता है। अभी आप लोगों को हम बता दिए, ये सर्वप्रथम जान लेते हैं। जो हमारा कच्चा लोहा होता है ये हमारा स्वतंत्र कार्बन 3 से 4% होता है और इसका गुण यह होता है, यह एकदम नर्म तथा गहरे रंग का होता है और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितना होती है
जो स्वतंत्र रूप में 3 से 4% होती है, और संयुक्त कार्बन में इसमें कितना होता है 0.4% होता है। और इसमें से कुछ कार्बन और कुछ स्वतंत्र कार्बन जिसमें कास्टिंग को कम करने या कास्टिंग को अधिक करने का प्रयोग किया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक कठोर होता है। इसकी उक्त होती है दोनों के अपेक्षा कठोर होती है। ठीक है फ्रेंड, अब आइए हम बात करते हैं पिटवा लोहा क्या होता है। पिटवा लोहा वास्तव में इसे हम कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया? कच्चे लोहे से प्राप्त किया जाता है। तब यह पिटवा लोहा जो हमारा कच्चा लोहा होता है वही को हम क्रिया करके किया जाता है, जबकि सबसे शुद्ध लोहा होता है इससे कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होता है। कितना कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, लमसम इसका देखा जाता है 0.02% होता है, 0.2% होता है। ये कितना है कार्बन का, जो पिटवा लोहा होता है उस कार्बन का 0.02% होता है। 0 से जो हमारा 0.02% से 0.15% तक पाया जाता है। किसमें? पिटवा लोहा में। ठीक, यह हमारा पिटवा लोहा का उत्पादन भट्टी में कच्चे लोहे का पुनः पिघलाकर किया जाता है, जिससे धातु को सीधे अग्नि के संपर्क में नहीं आता है, जिससे कि आयरन के कार्बन नहीं मिल पाता है। इस विधि के ताप का फारेंस जो होता है इस छत में रिफ्लेक्ट होकर अपने एक कास्ट के आयरन में पिघल जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में लोहे की जो होती है अशुद्धियाँ वह जलकर गैस के रूप में भट्टी से बाहर निकल जाता है। पिघले हुए कच्चे लोहे को भट्टी से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसमें हथौड़े से पीटते हैं या पीटने से उसकी ऊपर वाली अशुद्धियाँ जो है धातु हट जाती है, जिसकी क्रिया करके वह हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं पिटवा लोहा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका कोई भट्टी हो गया, इसे मान लीजिए एक भट्टी। ठीक है, अब हमें किसी चीज़ पे गरम करेंगे तभी तो होगा। ठीक, अभी हमारा है जितनी ही तापमान देंगे और हमारा क्या अगर पिटवा लोहा हम फिर दोबारा जो है पुनः उसी क्षेत्र में ले आते हैं तो क्या होता है उसकी जो कार्बन लगे यानी कि उसकी जो अशुद्धियाँ लोहा होता है वो हट जाता है। वो हट कर ये वायु के माध्यम से निकल जाता है। ठीक, और जो बचता है वो हमारा क्या होता है शुद्ध। ठीक, आप लोग इसको पता हो ये पिटवा लोहा किसे कहते हैं। अब उसके आगे आप लोग बताएंगे कि पिटवा लोहे का संगठन कैसे होता है। पिटवा लोहे का संगठन, जो पिटवा लोहा होता है उसका संगठन कैसे किया जाता है। इसका संगठन कार्बन का अगर होता है 0.005 अगर हम किसमें बता रहे हैं आपको संगठन ठीक, जो हमारा ये पिटवा लोहा होता है इसमें संगठन जो होती है कार्बन की होती है 0.005। कितना होती है 0.005। और ये 0.005 होता तो सिलिकॉन क्या होगा। जैसे इसमें कई फंक्शन पाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, मैग्नीज और स्लैग, पिटवा लोहा। ठीक है, तब हमारा ये बारी से मिलकर हमारा कितना 100% हो जाता है। ठीक है, तब हमारा 0.00 कर दीजिए, ये हमारा कार्बन की क्या है इसकी जो है पिटवा लोहे का संगठन हुआ। ठीक, तब हम क्या करेंगे, तब जो इसका सिलिकॉन निकालेंगे। सिलिकॉन अगर हम देखा जाए तो 0.50% होता है। और जो इसकी फास्फोरस कितना होता है, ये हमारा कार्बन खो गया, ये मेरा सिलिकॉन खो गया,
और फास्फोरस कितना होता है 0.12 होता है, 0.12%। ये हमारा सिलिकॉन है। किसका हो गया, ये हमारा जो है फास्फोरस हो गया है। ये हमारा फास्फोरस। अगर कहें सल्फर क्या होगा, सल्फर होता है 0.02, सल्फर हो गया। और किसका होता है इसमें, मैग्नीज होता है। मैग्नीज क्या होता है 0.1 होता है। और देखा जाए इसमें क्या होता है, और इसमें स्लैग भी होता है। स्लैग कितनी मात्रा होती है 0.2%। स्लैग होता है। और इसमें पिटवा लोहा कितना, पिटवा लोहे का अगर हम पीट के साथ शुद्ध एक लोहा बनाते तब कितना होता है 99% हो जाता है। ठीक, तो निकल का हमारा 99% हो गया। अब हम देखते हैं जो इसका यूज होता है, यानी कि उपयोग। यूज इसका उपयोग सीट्स या चैन, पाइप, लोहे की राड, नालीदार चादरें आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका गुण क्या होता है, जो हमारा पिटवा लोहा होता है, फर्स्ट गुण इसका ये होता है, जो पिटवा लोहा होता है लगभग 90% यानी कि 99% होता है, 99% होता है। यह क्या होता है, यह हमारा शुद्ध हुआ, यह हमारा शुद्ध लोहा हुआ 99%। ठीक। अब दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है इसमें तन्यता का गुण होता है, इसलिए आसानी से तार व चादरें बनाई जाती है। यह हमारा तन्यता का गुण होता है, जिसमें आसानी से इसका तार या चादर बनाया जाता है। और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है इसे वेल्डिंग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है। और इसमें होता है इसकी आघात से सहने की क्षमता अधिक होती है। लोहे की सहने की क्षमता, अब अगर किसी भट्टी में हम पिघलाते हैं, किसी भट्टी में अगर गर्म करते हैं, इसकी सहने की क्षमता क्या रहती, अधिक रहती है, जिससे कि आसानी से किसी भी मोड़ पर हम किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं उसे। ठीक। और इसकी जो सतह होती है या केस हैंडिंग के विधि से कठोर बनाया जाता है। और इसमें देखा जाता है इसकी गलनांक तापक्रम के लगभग कितना होता है, जो इसकी गलनांक तापमान उसकी लगभग होती है 1550 सेंटीग्रेड होती है। किसका होता है, इसकी गलनांक आप लोग याद रहना चाहिए क्योंकि पूछते हैं। इसकी गलनांक जो होती है यह हमारा क्या रहता है, जो हमारा इसका गलनांक होता है वह 15 से 50 सेंटीग्रेड में होता है। ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें जो चुंबकीय शक्ति तथा अन्य लोहे की अधिक होती है। और जैसे मान लीजिए कास्ट आयरन की तरह इसे हम नहीं डाला जा सकता है। ठीक। तो इसमें ढलवा लोहा वहीं देखते हैं क्या होता है। ढलवा लोहा इस फंक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो ढलवा लोहा आज आंसर हो गया कि कच्चा लोहा क्या होता है और पिटवा लोहा क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को डिफिनेशन बता ही दी है सारा चीज़ें डिटेल में। अब उसके आगे जो है ढलवा लोहा बताते हैं। ठीक। अब ढलवा लोहा का काम क्या होता है, ढलवा लोहा का वह काम होता है जो ढलाइयों का बनाया जाता है, ढलाई के लिए बनाया जाता है। इसमें तत्पश्चात यह किया जाता है भट्टी से प्राप्त कच्चे लोहे को कोक तथा चूना पत्थर से आज से अनुपात को मिलाकर इसे हम किसी भट्टी में डालकर तैयार की जाता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग पहले बताए थे एक भट्टी बनाए थे, अगर उस समय जो है कि एक अशुद्ध लोहे को शुद्ध कैसे बनाया जाता है, तो उस जो है मटेरियल को उपयोग करते हैं तब उसे हम शुद्ध एक मटेरियल यानी कि शुद्ध लोहा बना सकते हैं। शुद्ध लोहे हमेशा 99% शुद्ध लोहा में प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब यह एक इस्पात के द्वारा दूसरे चादर के बनी होती है तब इसे हम खोलकर इसे दूसरे रूप में या किसी अन्य सतह पर उपयोग किया जाता है। और यह इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, इसकी प्रक्रिया जो हमारा ढलवा लोहा होता है, जो हमारा ढलवा लोहा होता है, यह सर्वप्रथम इसी प्रक्रिया क्या होती है,
या कैल्फुरा के द्वारा चार्ज कच्चे लोहे तथा लोहे के स्कोप या कोक तथा चूने द्वारा भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके तत्पश्चात किसी वायु के माध्यम या किसी वायु के झोंके द्वारा हम उसे दूसरे माध्यम से प्रवाहित कर देते हैं। और वायु को प्रवाहित करने पर हम चूना या पत्थर के लोहे को अशुद्धियों के साथ मिलाकर धातुमल द्वारा बनाते हैं, जिससे हल्के होने पर या आमतौर पर ऊपर आ जाता है, जिससे भट्टी से बाहर किया जाता है। यह हमारा किस में आता है, ढलुआ लोहा में आता है। ठीक है, अब हम जो है कि कल थोड़ा जो है कि आप लोगों के ढलुआ लोहा के फिगर डायग्राम बनाकर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज यहीं का हमारा सेशन समाप्त होता है। कल लिए हम जो है आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।